आजकल कॉन्सेप्ट है हम लिव इन में रह रहे हैं, उससे क्या होगा, आईवीएफ के चांसेस भी कम होने शुरू होंगे। तो उनके लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट आप बोल के किस तरीके से रहेगा? प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्यूब्स के अंदर ठहर जाती है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट यू शुड नॉट टेक। मैं तो बिफोर प्रेगनेंसी भी कह रहा हूँ नहीं चाहिए। क्या मेल्स के कारण भी फर्टिलिटी में इशू होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है? They want to go for IVF selection baby. ये चीजें पॉसिबल हैं। So most of the couples they are facing fertility problem. बहुत सारे couples हैं, major problem आजकल क्या है, fertility issues आ रहे हैं because of lifestyle, because of obesity, because of their सोते नहीं है टाइम से या फिर खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं। तो I think IVF is the best solution. आईवीएफ के रिगार्डिंग अगर आप बात करो ना, तो चीज़ें कई सुनने में आती है उसके बारे में कि पहली बात तो आईवीएफ में पहले वो बेबी जो होता है वो नेचुरल नहीं होता बिल्कुल भी। सेकंड अगर बात करें तो उसके अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको रेस्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। थर्ड बात करें उसकी तो कहते हैं कि उसके जब इंजेक्शन लगते हैं तो उसमें पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कह सकते हो ना, एक चीज़ें चल रही हैं कि हाँ कि सही है गलत है क्या है। बहुत सारे कपल्स के अंदर ना कंफ्यूजन ही चल रही हैं, तो आई थिंक वी नीड एक्सपर्ट। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष कपूर का। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया। तो एक चीज़ मैं वीडियो शूट करने से आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो आपने ये फील्ड चुनी है, ये किस चीज़ से इंस्पायर हुआ आप इस फील्ड को चुनने के लिए? देखिए ऐसा इस फील्ड में आने का कोई इरादा नहीं था, बट इतना था कि जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो इंटर्नशिप के दौरान जब मेरी गायनी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई, ड्यूटी लगती है हमारी, तो जब मेरी ड्यूटी गायनी डिपार्टमेंट में लगी तो मैं देखता था कि बहुत गरीब पेशेंट्स, बस यही होता था कि पैसे के कारण वो अपना जो फर्टिलिटी का इलाज यानी ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते थे। तो ऐसे उस टाइम पे मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस फील्ड में जाके आईवीएफ के ज़रिए उन पेशेंट्स का इलाज भी कर सकूं जो पैसे के कारण या कम पैसे के कारण अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। तो डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। सो उनके लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट आप बोल के किस तरीके से रहेगा, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आईवीएफ की तरफ जाना उनके लिए, ये आप एलैबोरेट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले क्या था, हमारे पास अगर कोई भी कपल आता है ना तो हम उसके प्रॉपर पहले डायग्नोज करते हैं, यानी उनके कुछ टेस्ट कराते हैं। और मेरा जो फोकस रहता है वो मेनली मेल्स पे रहता है, क्योंकि 17 ईयर्स की प्रैक्टिस में मैंने ये देखा कि बहुत से कपल्स हमारे पास ऐसे आते थे जिनमें मेल्स का कभी कोई टेस्ट हुआ ही नहीं होता था। यूजुअली यही कहते हैं कि अगर लड़कियों को नहीं हुआ था कि जो बांझपन का टैग है वो सिर्फ फीमेल का है, मेल ईगो बीच में आ गई, मेल ईगो कह लीजिए, या उनके जो पेरेंट्स होते थे, लड़के के पेरेंट्स होते थे, वो ये कहते थे कि मेरे मुंडे से कोई कमी हो नहीं सकती। तो जब हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले मेल्स का टेस्ट करवाते थे तो मोस्टली देखा जाता था कि उनका जो स्पर्म काउंट है, उसकी क्वालिटी, काउंट, एक्टिविटी वो कम होती थी नेचुरल से। तो उसके कारण भी वो जो कपल से चाहे इतना पैसा लगा लेते थे जो अपनी वाइफ के इलाज के लिए, बट जो रीज़न उसका निकलता था वो मेल्स निकलते थे। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईवीएफ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है और नेचुरल प्रोसेस है जिन लोगों का कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। या अगर एक और मैं छोटी सी बात ऐड करनी चाहता हूँ कि यहाँ जिन फीमेल्स की फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, फेलोपियन ट्यूब्स किसी कारण गल गई हैं, सड़ गई हैं, उन केसेस में जो आईवीएफ है वो बहुत अच्छा एक उनके लिए इलाज है और जो बिल्कुल नेचुरल भी है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि ये तो अमीरों के चोचले हैं, अमीरों के चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट रेगुलर लोग तो नहीं करा पाते हैं। देखिए मैंने अभी जस्ट आपका जो अंकुर जी का पहला क्वेश्चन था कि आपने ये फील्ड ही चूज़ क्यों की, तो मैंने तब भी यही बोला था कि मैं उन लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट लेके आया हूँ इतने किफ़ायती दामों में, जो लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल लोअर क्लास के हैं, जो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते थे पहले, आज से पहले, बट अब वो इजीली इस चीज़ का ट्रीटमेंट हमारे सेंटर से ले रहे हैं। सो डॉक्टर साहब एक चीज़ है पॉइंट कि सपोज करिए किसी का अगर फर्स्ट बेबी नेचुरल कंसीव होता है जी, सेकंड अगर वो प्लान कर रहे हैं और वो किसी से हो नहीं पा रहा बिल्कुल जी, क्या वो आईवीएफ के लिए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल जा सकते हैं, बट उसके लिए भी हमें क्या है, पहले कपल को एक बार किसी अच्छे सेंटर पे जाना चाहिए, अपने दोनों हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर टेस्ट कराने चाहिए, देखना चाहिए कि अगर उनमें प्रेगनेंसी सेकेंडली, इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं कि पहले बच्चा है, सेकंड बेबी के लिए प्लान करने में उनको दिक्कत आ रही है। तो अगर जब वो प्रॉपर अपने टेस्ट करवाते हैं, मेल
अगर प्रॉपर उसका जो स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल ठीक आता है, एक्टिविटी मूवमेंट सब अच्छी आती है, फिर फीमेल्स के कुछ टेस्ट होते हैं। और फीमेल के टेस्ट में अगर प्रॉब्लम फीमेल में कुछ आती है, लाइक इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है फीमेल के कारण, उसकी ट्यूब्स की ब्लॉकेज के कारण, या उसके ओवुलेशन फेलियर यानी उसकी अंडेदानियाँ जो एग्स प्रॉपर नहीं बना रही, उस केस में फिर उनको IVF के लिए जाना चाहिए। बट सबसे पहले डायग्नोज का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रेगनेंसी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी आ रही है, सेकेंड टाइम में प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसका बेसिक रीज़न क्या है। सो डॉक्टर साहब, जब कपल प्लान करते हैं कि हमने बच्चा करना है, तो जब नहीं प्लानिंग नहीं हो पाती है तो वो कहते हैं IVF जो है ना लास्ट ऑप्शन है, पहले हम मंदिर में पूजा कर लेते हैं, हम हर एक ऑप्शन मेडिकेशन ले लेते हैं, IVF इज अ लास्ट ऑप्शन, पीपल कंसिडर एज अ लास्ट ऑप्शन। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर फीमेल कोई है, चाहे उसकी एज 25-26 ईयर्स है, यानी छोटी एज है उसकी, और उसके जो ओवुलेशन फेलियर हो गया किसी भी कारणवश, उसकी अंडेदानियों ने अंडे बनाने बंद कर दिए, या उसकी जो फ्लॉपियन ट्यूब्स हैं वो बंद हो गई, तो उस केस में फिर हम एज नहीं देखते। उस केस में उसके लिए 25 ईयर्स की एज में ही IVF जो है वो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। ये नहीं है कि वो उस चीज़ को लिंगर ऑन करती रहे, उस चीज़ के लिए वो मेडिसिन खाती रहे, अपना टाइम वेस्ट करती रहे। टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि तो जितना हम टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही टाइम बाय टाइम उसकी जो यूट्रस है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाय द टाइम जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी, उसकी अगर एग्स का जो रिजर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। सो मैं यही कहता हूँ कि अगर IVF करवाना है तो उसकी कोई राइट एज नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर डायग्नोज में आता है कि फीमेल की ये प्रॉब्लम है और उसको IVF करवाना चाहिए, तो उसको फॉर श्योर उस एज में IVF करवा लेना। देरी ना करिए, तो IVF इज द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, जितना वो देर करेगी उससे क्या होगा, IVF के चांसेस भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने तो एक फीमेल के रिगार्डिंग बता दिया, अब हम मेल्स पे आ जाएं। क्या मेल्स के कारण भी फर्टिलिटी में इशू होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जैसे मैं अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका था कि हमारे पास कई कपल्स ऐसे आते थे कि जो अपनी वाइफ के कितनी कितनी देर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, अपना इलाज करवाते नहीं थे, या अपनी कोई जांच ही नहीं करवाते थे, टेस्ट ही नहीं कराते थे। तो जब हमारे पास जो मेल्स आते हैं जिनको मान लीजिए कोई नाइट फॉल की प्रॉब्लम है या कोई दांत की प्रॉब्लम है, वो क्या चीज़ें करती हैं, वो उनके स्पर्म्स को अफेक्ट करती हैं। तो जैसे जैसे उनके स्पर्म्स नॉर्मल वैल्यू से नीचे आने शुरू हो जाएंगे, तो मेल फैक्टर के कारण भी, स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होने के कारण भी उस केस में जो है इनफर्टिलिटी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर मेल फैक्टर होता है। और लेडीज़ में जो प्रॉब्लम आती हैं रिगार्डिंग PCOS, PCOD, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? ये फर्टिलिटी को कितना अफेक्ट करते हैं? देखिए, PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल चेंजेस के कारण हार्मोन का जो बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, उसके कारण क्या होता है, उनके जो मेंसेस है वो 2-2, 3-3 महीने नहीं आते। उनकी जो अंडेदानी आती हैं, उनका जो पैटर्न है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हम कहते हैं, उनका जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। वो छोटे छोटे कितने अंडे बनाने शुरू कर देती हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए यूजलेस है, यानी कंसीव करने के लिए वो अंडों का साइज यूजलेस है। तो उस केस में क्या होता है, हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी फीमेल को बिफोर मैरिज भी PCOS की प्रॉब्लम है या PCOD की प्रॉब्लम है, तो उसको अपना ट्रीटमेंट मैरिज से पहले ही ले लेना चाहिए, सो दैट आफ्टर मैरिज PCOS के कारण उनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज ना फेस करने पड़े। तो डॉक्टर साहब, कई चीज़ें आती हैं, सपोज करिए कहीं न्यूली वेडेड कपल्स हैं कि कई कहते हैं कि हम अभी बेबी प्लान करना नहीं चाहते बिल्कुल भी, है ना, तो उसके अंदर क्या केस होगा? सपोज करिए कि किसी कोई प्रेग्नेंट हो गया विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर, विद इन ईयर के अंदर, और वो पिल्स खा लेते हैं, कोई किट खा लेते हैं ना, कि जो कहते हैं जिससे प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाए उनकी, तो जब इन फ्यूचर वो प्लान करना चाहते हैं, तो क्या वो कंसीव नेचुरली हो जाता है कि उसमें ट्रबल आता है कुछ के, कैसे है? देखिए, मोस्टली मैंने देखा कि ऐसी जो वो भी हार्मोनल किट्स ही होती हैं, सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि उन किट्स का जो साइड इफ़ेक्ट है बॉडी में कहीं ना कहीं पे ज़रूर होता है, और वो लेटर ऑन स्टेज में जब टाइम पे अपना प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, तो उस टाइम पे उनको फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है। और एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें ऐड करनी चाहता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं, ये जो किट्स हैं बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के खा लेते हैं। तो कई बार हमने क्या देखा, प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्यूब्स के अंदर ठहर जाती है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये किट्स काम नहीं करती। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, ट्यूब का बस्ट होने का खतरा, यानी ट्यूब के बस्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में फिर हमें क्या होता है कि फीमेल को जो डेथ तक का जो है, मैं कह सकता हूँ लाइफ थ्रेटनिंग, जो अलार्मिंग वो साइन आ जाता है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को भी कंसीव हुआ है
उसने अगर प्रेगनेंसी नहीं रखनी तो उसको सबसे पहले किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर प्रॉपर स्कैनिंग करवा कर देखना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी कहाँ पे ठहरी है। अगर ट्यूब में ठहरी है तो फिर उसकी गायनी कुछ उसको इंजेक्शंस देगी, उससे वो फिर ट्यूब की जो प्रेगनेंसी एक टॉपिक वो ख़त्म हो जाएगी और वो लेडी भी सेफ़ हो जाएगी और उनकी प्रेगनेंसी भी अबॉर्ट हो जाएगी। बट जब हम ऐसे ओढ़ तोड़ इलाज करते हैं या ऐसी कोई किट्स वगैरह खाते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग जो है स्टेज तक भी ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। सो डॉक्टर जैसे आजकल क्या है, मतलब दोनों पार्टनर है, वर्किंग है, तो उनके पास इतना स्ट्रेस है, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो बेबी प्लान करें, और ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल जाता है। जब वो सोचते हैं कि आज हम बेबी प्लान कर लेते हैं तब तक टाइम निकल जाता है। फिर मतलब जब 35 क्रॉस कर गया तो उसके बाद उनको वो फिर ट्राई करते रहते हैं, 40 क्रॉस कर जाता है। आजकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनके लिए आपका क्या ओपिनियन है, क्या करें वो? अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूँ तो पुराने ज़माने में शायद आपके भी दादाजी या उनसे भी ऊपर चल जाए तो एक एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, बच्चों के ढेर लगे रहते थे मतलब। बिल्कुल। उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। क्यों नहीं देखने को मिलती थी? क्योंकि उस टाइम पे शायद आपकी अपनी दादी से भी पूछ लेना किस एज में मैरिज हुई, 13 में 18-19 साल की एज में बच्चों की शादी हो जाती थी। तो उस टाइम पे जो उनका फर्टिलिटी होती थी वो बहुत पीक पे होती थी। जैसे जैसे एजेस एडवांस्ड होती हैं वैसे वैसे जो फर्टिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। यानी उनके जो एग का रिजर्व है, 13 साल से एग रिजर्व स्टार्ट होता है कम होना। जैसे मेंसेस स्टार्ट होते हैं एग का रिजर्व आहिस्ता 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 कम होता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है 41-42 ईयर्स की एज में जाके एग रिजर्व बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जो मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है। तो बीच में कोई बेस्ट एज भी है कि जिस टाइम पे आपको मैरिज करा के प्लस आपके प्रेगनेंसी एंड सब कुछ हो जाना चाहिए? आज की डेट में मैं अगर कहता हूँ कि अगर करियर पे भी फोकस कर रही हैं लड़कियाँ या स्टडी पे फोकस कर रही हैं तो भी 25-26 साल की एज तक जो एक फीमेल की राइट एज है। जितना जितना एज बढ़ती रहेगी उतने ही प्रेगनेंसी के जो चांसेस है इनफर्टिलिटी के वो कम होते रहेंगे। तो आईवीएफ में डॉक्टर साहब काफ़ी लोग ना जेंडर सिलेक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल, तो वो क्या, उसकी क्या लीगैलिटी है, क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कैसे चलता है? देखिए इंडिया में जेंडर सिलेक्शन बैन है, इवन जेंडर टेस्टिंग भी बैन है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जेंडर सिलेक्शन से आईवीएफ के ज़रिए आप जो भी बेबी चाहते हैं, चाहे मेल चाहते हैं या फीमेल चाहते हैं, वो बाकी कंट्रीज़ में है। बट इंडिया में ये चीज़ बैन है। इंडिया में आईवीएफ के साथ बेबी हो सकता है, बट अगर आपकी चॉइस का बेबी वो यहाँ इंडिया में पॉसिबल नहीं। अगर कोई सोचे कि इसकी 2 लड़कियां हो गई हैं, दे वांट टू गो फॉर आईवीएफ सिलेक्शन बेबी, कैन दिस इज कॉल्ड पीजीटी बेसिकली। तो ये चीज़ मतलब दुबई में, सिंगापुर में, ऐसी कंट्रीज़ में, बैंकॉक, थाईलैंड में ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इंडिया में नहीं है। इंडिया में ये चीज़ बैन है। सो अभी जैसे बहुत सारी मिक्सिंग होती है खाने में, कहते हैं अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोग मिक्स्ड खाना खा रहे हैं, अच्छी डाइट नहीं मिल पा रही है, उससे भी इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी को? देखिए जैसे हमने लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की थी, लाइफस्टाइल चेंजेस में ये चीज़ें आती हैं, खान पान हमारा मैदे से बनी हुई चीज़ें हम खा रहे हैं, या अल्कोहल कंजप्शन फीमेल्स में, स्मोकिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये चीज़ें फॉर श्योर इनफर्टिलिटी का एक कारण बन रही हैं, चाहे वो मेल्स कंज्यूम करें इनको या चाहे फीमेल्स करें। तो ये चीज़ें एक उनमें इनफर्टिलिटी का जो रीज़न है बहुत बड़ा रीज़न बन रही है। कई एक्सेसिव लेने से ज़्यादा होता है कि कंजम्पशन ही होती है? कैसे? देखिए वैसे तो नीचे भी वो टैग लाइन आ जाएगी कि स्मोकिंग एंड टोबैको अल्कोहल कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो मैं यही बोलूँगा कि ये चीज़ें जो है हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं, तो इनसे जितना हो सके हमें दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। हम लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी अफेक्ट करी हैं, हमारे संस्कारों को भी ख़राब करी है, और ये चीज़ें हमारी आने वाली जनरेशंस को भी ख़राब करें। मतलब आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट यू शुड नॉट टेक अल्कोहल और समथिंग? मैं तो बिफोर प्रेगनेंसी भी कह रहा हूँ नहीं चाहिए, आफ्टर प्रेगनेंसी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साहब जैसे कईयों के ट्विन बेबी का आईवीएफ में हम देखते हैं यूजुअली मोस्टली ट्विन बेबीज होते हैं कि सिंगल बेबीज भी होते हैं आईवीएफ में यूजुअली? देखिए आईवीएफ में बेसिकली क्या है, जब हम एम्ब्रियोज रेडी करते हैं ना, तो बाय गवर्नमेंट नॉर्म्स हम एट अ टाइम एक फीमेल में 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, तीनों में से ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों एम्ब्रियोज जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो उस केस में अगर मान लीजिए किसी कपल को है कि हमें सर 2 बेबी चाहिए, एक नहीं चाहिए, तो उस केस में हम फीटल रिडक्शन यानी एक फीटस को रिड्यूस कर सकते हैं। और मोस्टली ये देखा गया कि जब हम 3 इम्प्लांट करते हैं
तो मोस्टली 2 एम्ब्रियोज जो है वो चल पड़ते हैं। तो इसलिए IVF के थ्रू जो ट्विन बेबीज़ का कंसेप्ट है वो ज़्यादा देखने को। और अगर कोई चाहता है कि ट्विन बेबी करना ही करना है हमें IVF के थ्रू, तो वो भी पॉसिबल है? नहीं, ये चीज़ें तो कुदरत के हाथ में है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 3 एम्ब्रियो जब ट्रांसफ़र होते हैं तो मोर देन 70% देयर इज अ पॉसिबिलिटी देखा गया कि वो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विंस होते हैं। जी जाएगा। बिल्कुल। और अगर जैसे कोई प्लान करता है कि एक बेबी हो गया, उसके 10 साल के बाद जी कि वी आर प्लानिंग अ बेबी 10 इयर्स के बाद और नहीं हो पा रहा है, देन? देखिए, ऐसे केसेस में मैं यही कहूँगा, वैसे भी हम हमारे पास जो कपल्स आते हैं उनको हम यही गाइड करते हैं कि जब आप हमारे पास एम्ब्रियोज जो है वो हम पिक करते हैं, उनके एम्ब्रियोज रेडी करते हैं, एम्ब्रियोज तैयार करने के बाद हम उनमें 3 एम्ब्रियोज एट अ टाइम ट्रांसफ़र करते हैं। अगर उन 3 एम्ब्रियोज से उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो वी वर लेफ्ट विद और 2-4 एम्ब्रियोज या 5-6 एम्ब्रियोज और हमारे पास बच जाते हैं, जिनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं अपने पास। तो ये भी देखा गया कि 16-16, 17-17 साल पुराने एम्ब्रियोज से भी बेबी कंसीव हुआ है। तो ऐसे केसेस में फिर हम उनके लिए जो एम्ब्रियोज है उनको अपने पास फ्रीज करके रख सकते हैं। उसी एम्ब्रियो से वो नेक्स्ट जो अपना बेबी है वो प्लान कर सकते हैं। चाहे वो 2 साल बाद करें पहले बेबी के, चाहे वो 3 साल बाद करें, चाहे 10 साल बाद करें, वो उनकी फिर यूट्रस पे या उनकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उस पर डिपेंड करता है। वो जब भी किसी ने ट्रांसफ़र कराना है उससे पहले फिर हम उनके प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, प्रॉपर उनका चेकअप करते हैं, उसके बाद फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं। और आजकल कॉन्सेप्ट है हम लिव इन में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, बच्चे बाद में देखेंगे, इसी चक्कर में बच्चे रह जाते हैं। लिव इन की तो बात ही नहीं है। आज की डेट में तो कपल मैरिज के बाद भी ऐसा ही कर रहे हैं कि अभी 30-31 साल की फीमेल की एज है, मैरिज होगी 30-31 साल में, अभी वो कहते हैं कि हम अभी इंजॉय करेंगे या करियर पे फोकस कर रहे हैं। तो उसी चक्कर में वो अपनी जो फैमिली को प्लान करने में बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं। तो बाद में जाके क्या होता है, फिर उनको नेचुरली प्लान जो है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे कपल्स को फिर बाद में जाके IVF का सहारा लेना पड़ता है। तो जो चाहते हैं कि माँ बनने का उनको सुख जल्दी प्राप्त हो, तो चाहिए कि पहले या तो प्रेगनेंसी कर लीजिए। बेसिकली तो यही है कि जो लड़की की राइट एज है 24-25 साल, इस एज में आने वाले टाइम में आप ज़रूर देखेंगे कि माँ बाप फिर से वही पुरानी अपने पैटर्न पे आ जाएंगे। अर्ली मैरिज शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अर्ली मैरिजेस स्टार्ट होंगी। अर्ली मैरिजेस का ये नहीं है कि 13 साल की लड़की का शादी कर दी, 18 साल के बाद, यानी मैं ये बोलता हूँ कि 24-25 साल की लड़की की शादी हो जानी चाहिए और उनको इमीडिएटली बेबी के लिए प्लान करना चाहिए कपल को। बाद में करियर पे फोकस करें, जो मर्जी करें, हर चीज़ टाइम पर अगर होती है तो वो ज़्यादा बेटर। सो डॉक्टर साहब से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है आज, तो हम चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि और भी इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब का पेज आप फॉलो कर लीजिए और नंबर्स दिए गए स्क्रीन पे, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी भी अवेलेबल है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको फॉलो ज़रूर कीजिए और वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं आप सबके लिए। और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और चाहते हैं हमसे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।